हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परासरण दाब से संबंधित कुछ विशेष विलयनों के बारे में। कल आप लोगों को हमने बताया था परासरण की क्रिया और परासरण दाब। आज परासरण दाब के कारण किसी विलयन का जो है अलग अलग रूप बनता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो परासरण क्रिया के द्वारा तीन टाइप के आपके विलयन बनते हैं। पहले विलयन को कहा जाता है समपरासारी विलयन। पहले विलयन को कहा जाता है समपरासारी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि दिए गए ताप पर समान परासरण दाब वाले दो विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो विलयनों को लें और दोनों विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा एसपीएम के द्वारा हम पास आउट कराएं, तो हम पाते हैं कि इन दोनों विलयनों के मध्य में किसी भी प्रकार से साल्यूट और सॉल्वेंट, विलेय अथवा विलायक का कोई भी आवागमन नहीं होता है। इस प्रकार के विलयन जिनके मध्य अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थों का आवागमन नहीं होता है, ऐसे विलयन जो हैं समपरासरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। जैसे 0.9% NaCl सॉल्यूशन, जिसको क्या कहा जाता है, स्लाइन, जिसे स्लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अगर 0.9% इसका जो है आपका सांद्रता W/V या भार आयतन आपके जो है द्रव्यमान आयतन में इंडिकेट की गई है कि अगर कोई विलयन जो है वह 100% हो तो उसमें 0.9% जो है वह सोडियम क्लोराइड हो, तो ऐसे विलयन जो होते हैं समपरासारी विलयन के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब कि अगर एक विलयन लगा दिया जाए, दूसरी तरफ जो है आपका दूसरे किसी आपके जो है लवण का विलयन लगा करके जब उसको हम एसपीएम के द्वारा जो है पारगमन कराते हैं, तो पारगमन कराने पर दोनों विलयनों के मध्य किसी भी प्रकार के पदार्थों का जो है यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, दोनों में से किसी का भी जो है ट्रांसफर या जो है पारगमन नहीं होता है। तो ऐसे विलयन ही समपरासारी विलयन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आपका है अल्पपरासारी। अल्पपरासारी को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्पपरासारी विलयन को कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि दिए गए ताप पर, यानी कि जो आपका ताप जो है निश्चित कर दिया जाए, तो दिए गए ताप पर दो विलयनों में, मतलब दो विलयन दिया गया है, दोनों का एक जो है निश्चित टेम्परेचर कर दिया गया, उनके बीच में एक जो है एसपीएम आपका जो है सेमी परमिएबल आपका मेम्ब्रेन यानी अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई, तो दोनों विलयनों में कम परासरण दाब वाले विलयन को, यानी कि जिस विलयन का परासरण दाब जो है वह कम होगा, उस विलयन को हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं। उस विलयन को हम क्या कहेंगे, अल्प परासारी विलयन या अल्प परासरी विलयन के नाम से जानेंगे। इसमें भी आपका क्या है, जैसे 0.9% का कोई आपका साल्ट सोडियम क्लोराइड ही ले लें, अगर उसका आयतन आपका क्या है कि भार और आयतन या द्रव्यमान आयतन के रूप में उसकी सांद्रता व्यक्त की जाए, तो अगर इससे कम सांद्रता है, यानी कि कोई विलयन जो है उसमें विलायक जो है वह आपका क्या विलयन पूरा 100% है और उसमें विलेय की मात्रा जो है वह 0.9% से कम अगर यूज की गई है, तो वह आपका क्या है कि वह एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा।
वह एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के रूप में ही क्या होगा, कार्य करेगा। जैसे आप मान लो अंगूर है, अंगूर को अगर हम क्या करें कि अंगूर को ले जाकर के पानी में रख दें, तो हम धीरे धीरे देखते हैं कि 1-2 घंटे के पश्चात अंगूर जो होता है वह फूल जाता है। तो अंगूर फूलने का मतलब यह है कि अंगूर के ऊपर जो पतली लेयर पाई जाती है वह एसपीएम के रूप में कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप कम परासरण दाब आपके जल की तरफ होता है, जिससे द्रव जो होता है वह धीरे धीरे जो होता है अंगूर के अंदर चला जाता है और दूसरी तरफ का परासरण दाब जो होता है वह बढ़ना प्रारंभ हो जाता है या काफी बढ़ जाता है। अगला आपका है अतिपरासारी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है कि किसी दिए गए ताप पर 2 विलयनों में अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अतिपरासारी विलयन कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पे आपका क्या है कि ऐसे विलयन जिनमें हम क्या करें कि एसपीएम की झिल्ली या एसपीएम मेम्ब्रेन्स को यूज करके हम उनके बीच में परासरण क्रिया कराएं, तो किसी एक विलयन का परासरण दाब जो है अधिक होगा और दूसरे का कम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप कम परासरण दाब वाले से अधिक परासरण दाब वाले की तरफ पदार्थों का पारगमन चालू हो जाएगा। तो हम ऐसे विलयन को ही अतिपरासारी विलयन के अंतर्गत रखते हैं, जिसका परासरण दाब जो होता है दोनों विलयनों की अपेक्षा एक का अधिक होता है। उसी को हम क्या कहेंगे, अतिपरासारी या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसमें भी फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि अगर इसी ग्रेप्स या अंगूर को हम किसी सोडियम क्लोराइड के विलयन में रख दें, तो कुछ समय या कुछ घंटों के पश्चात हम देखेंगे कि वह अंगूर जो है धीरे धीरे पिचक जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो परासरण दाब जो है आपका पहले अंगूर के अंदर अधिक था जल की अपेक्षा, वही अब सोडियम क्लोराइड के विलयन में परासरण दाब जो है वह कम हो जाता है और पदार्थों का प्रवाह अंदर से बाहर की तरफ प्रारंभ हो जाता है, जिससे वह अंगूर जो है पिचक जाता है। तो इस प्रकार से आपने 3 टाइप के परासरण दाब की सहायता से सॉल्यूशन को 3 टाइप में डिवाइड किया। एक को आइसोटोनिक, दूसरे को हाइपोटोनिक और तीसरे को हाइपरटोनिक के नाम से जाना गया। अगला आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। अगला टॉपिक आपका है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया में, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण, प्रति का मतलब आप ही जानते हैं एंटी, यानी कि जो क्रिया परासरण या ऑस्मोसिस के एंटी चले, ऐसी ही प्रक्रिया को हम प्रतिलोम के नाम से जान सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपका क्या है कि पहले आप परिभाषा से इसको आप समझिए कि यदि किसी विलयन पर या ऐसे आप समझिए कि जब 2 विलयनों के मध्य एसपीएम के द्वारा परासरण की क्रिया कराई जा रही हो, तो यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए, यानी कि जब आपका क्या होगा, एक से निकल करके पदार्थ दूसरे की तरफ जा रहा होगा, तो निश्चित दूसरी तरफ क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर जो है वह बढ़ना चालू होगा। इसी एक्स्ट्रा प्रेशर को ही हमने पीछे आपको बताया था कि यह आपका ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो परासरण की क्रिया परिवर्तित हो जाती है। यह परिघटना प्रतिलोम परासरण कहलाती है। यानी कि अगर कोई आपका परासरण की क्रिया हो रही है और दूसरी तरफ
जिस तरफ आपका परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उत्पन्न हो रहा है उस तरफ हम कोई और एक्स्ट्रा प्रेशर यूज कर दें, तो जो आपका पदार्थ जो है विलायक से यानी कि कम सांद्रता वाले से अधिक सांद्रता की तरफ पदार्थ का प्रवाह हो रहा था वह धीरे धीरे रुक जाएगा और फिर एक ऐसी स्थिति आएगी कि अधिक सांद्रता वाले की तरफ से अब विलेय के कण जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली को नहीं पार कर सकते वह रुक जाएगा, बाकी जो पदार्थ अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर सकते हैं वो आसानी से पार करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। इसी प्रक्रिया को या इसी परिघटना को हम प्रतिलोम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। जैसे समुद्र जल का विलवणीयकरण, यानी कि जो आजकल आपका क्या है कि आजकल पानी की समस्या जो है वह पूरे विश्व में हो चुकी है। पानी की समस्या से पूरा विश्व जो है वह निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने ऑस्मोसिस अब रिवर्स या रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रयोग जो है वह प्रारंभ कर दिया है, जिसमें आपके क्या होते हैं कि एक टैंक में जो है समुद्र का पानी, दूसरी तरफ जो है आपके क्या होते हैं कि जल रख दिया जाता है और परासरण की क्रिया जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परासरण दाब अधिक लगा करके यानी कि समुद्री जल की तरफ अधिक परासरण दाब लगाया जाता है तो धीरे धीरे समुद्र का जल जो है वह अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरे टैंक में आ जाता है और उसके लवण के कण जो होते हैं दूसरी तरफ रुक जाते हैं। इस प्रकार से पानी जो होता है वह प्यूरिफाई हो जाता है या शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार की क्रिया लगभग आपके जो आजकल आरओ प्लांट यूज हो रहे हैं, आरओ प्लांट में भी आपके एक प्रकार से रिवर्स ऑस्मोसिस की क्रिया करा करके जल में उपस्थित विभिन्न प्रकार के खनिज तत्वों के साथ साथ प्रदूषित पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे द्रव जो होता है वह शुद्ध हो जाता है। अब अगला टॉपिक आपका है असामान्य मोलर द्रव्यमान। अगला टॉपिक आपका है असामान्य मोलर द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मास। तो पहली चीज की एबनॉर्मल मोलर मास होता क्या है कि आपको हमने एक इसके पहले एक टॉपिक पढ़ाया था कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, विलयन के अणुसंख्य गुण, यानी कि ऐसे गुण जो विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के या विलायक के कणों के ऊपर निर्भर करते हैं उसी को हम विलयन के अणुसंख्य गुण या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जब किसी भी विलयन में अगर कणों की संख्या या विलेय या विलायक के कणों की संख्या वह जो है अनुमानित मान से जितना हम उसको मानते हैं उस अनुमानित मान से वह जो है या तो कम हो जाए या तो अधिक हो जाए तो यह विलयन का असामान्य मोलर मास या मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ऐसे आप समझिए कि ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च हो जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि हमने एक विलयन में हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड डाला, तो सोडियम क्लोराइड चूंकि इसका आयनाइजेशन होता है तो यह Na+ और Cl- के रूप में डिवाइड हो जाएगा। अब हम यह मानते हैं नॉर्मल में या जो है सामान्य रूप से कि हमने सोडियम क्लोराइड के एक मोल को हमने जल में डाला है, जबकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यह आयनाइजेशन जब इसका होता है तो यह 2 मोल में सोडियम प्लस का 1 मोल और क्लोरीन माइनस आयन का 1 मोल बन जाता है। तो इस प्रकार से
एक एबनॉर्मेलिटी आ जाती है कि अगर हम 1 मोल मान करके इनके अणुभारों की गणना करेंगे तो अणुभार जो है वह निश्चित रूप से हमें सही क्वांटिटी में, मात्रा में प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि हम मान करके एक उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, जबकि बिलियन में उसके उपस्थित आपके कणों की संख्या जो है वह, या मोलों की संख्या कितनी हो रही है, 2 हो रही है। इसलिए जो है बिलियन, इसी प्रकार से जब आपका एसोसिएशन हो कि बिलियन में कुछ कण आपस में जुड़ जाए, क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया हो जाए, तो इस क्रिस्टलाइजेशन में या एसोसिएशन में जब 2 कण आपस में जुड़ जाएं तब भी उसमें एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। जैसे आप मान लो कि आपका बेंजीन है, बेंजीन में हम क्या करें, एसिटिक एसिड या सिरका मिला दें, तो बेंजीन और एसिटिक एसिड दोनों एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में फिक्स हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जब हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे तो डाला हमने कितने मॉलिक्यूल्स था, 1 मॉलिक्यूल आपका यूज हुआ था बेंजीन का, और 1 मॉलिक्यूल यूज हुआ था आपका एसिटिक एसिड या सिरके का। तो हमारी जानकारी में या नॉलेज में होगा कि हमने 2 मॉलिक्यूल्स यूज किया है, जबकि दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके 1 मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका क्या होगा, जब हम उनके मोलर मास का कैलकुलेशन करेंगे तो उनका मोलर मास हम यूज करेंगे 2 मॉलिक्यूल्स पर, जबकि हमको मिलेगा कितना, 1 मॉलिक्यूल्स। इस प्रकार से फिर आपकी जो क्वांटिटी या मात्रा आएगी वह फिर आपको सही नहीं मिलेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, किसी भी बिलियन का असामान्य मोलर मास कहते हैं। तो इस असामान्य मोलर मास को दूर करने के लिए, यानी कि किसी भी बिलियन में असामान्य मोलर मास का कैलकुलेशन करने के लिए 1/2 के द्वारा एक फैक्टर यूज किया गया, जिसे हम 1/2 का फैक्टर कहते हैं। यानी आपका क्या कहलाता है, 1/2 गुणक या 1/2 फैक्टर कहलाता है। अब इसे हम स्मॉल आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। तो स्मॉल आई द्वारा हो गया आपका 1/2 आई इक्वल टू सामान्य मोलर मास या सामान्य मोलर द्रव्यमान, यानी कि जो सामान्य रूप से हम जानते हैं, और कैलकुलेशन करने पर जो बन गया वह असामान्य। दोनों का जब आप क्या करेंगे, भागफल निकालेंगे, तो जो आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, 1/2 गुणक कहेंगे। इसी प्रकार से और भी है कि अगर आपका क्या हो गया कि आई इक्वल टू प्रेक्षित अणुसंख्य गुण, यानी कि जो आपको जो है आपने प्रेक्षण करके देखा है, या प्रेक्षण करते समय यानी कि जैसे 1 मोल हमने डाल दिया तो यह प्रेक्षित अणु हो गया, उसके बाद कैलकुलेशन करने पर जो निकला वह परिकलित अणुसंख्य हो गया, तो दोनों का भागफल आपका 1/2 फैक्टर बनेगा। तीसरा आपका कि संगुणन या वियोजन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के बाद जो है आपका आफ्टर जो है, यानी कि आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन, मोलों की कुल संख्या, यानी कि संगुणन और वियोजन के बाद मोलों की कुल संख्या बटे आपका संयोजन या वियोजन के पूर्व, यानी कि पहले, बिफोर संयोजन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन के बिफोर मोलों की कुल संख्या का जो अनुपात होता है उसको हम क्या कहते हैं, 1/2 गुणक या आई कहते हैं। अब इस आई से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, तो अब जैसे आपने अभी इसके पहले निकाला आपने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकाला, क्वथनांक का उन्नयन निकाला, हिमांक का अवनमन निकाला, परासरण दाब निकाला, तो जो भी आपका रिलेटिव लोअरिंग वाइपर प्रेशर था उसके लिए हमने निकाला था P01 माइनस P/P01 इक्वल टू N2/N1। तो जितने भी आपके, यानी कि जो भी आपके अणुसंघ से रिलेटेड जितने भी आपके हमने पीछे जो है निकाले हैं, जितने भी हल करके, उनमें हम क्या करते हैं, कुछ फार्मूले में हम
1/2 फैक्टर से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे 1/2 फैक्टर से हमने गुणा कर दिया, ये आपको ये मिल गया। फिर क्वथनांक उन्नयन का हमने आई गुणा कर दिया, बाकी के बी एम तो आपने पाया ही था, आई से हमने गुणा कर दिया। हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ एम कर दिया। इसी प्रकार से आपके क्या हो गए कि परासरण दाब बराबर आपने निकाला था कि पाई इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू आर, तो हमने क्या किया आई से गुणा कर दिया। तो इस प्रकार से आई के मान को कैलकुलेट करके आसानी के साथ हम दिए गए किसी भी विलयन के असामान्य मोलर मास से उसके सामान्य मोलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक आपको हम जो है न्यूमेरिकल की सहायता से हम आपको दिखा देते हैं कि 2 ग्राम बेंजोइक अम्ल 25 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.62 केल्विन का अवनमन होता है। यानी कि जब 2 ग्राम बेंजोइक एसिड में 25 ग्राम बेंजीन डाल दी जाती है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसमें डिक्रीजिंग हो जाती है या उस डिप्रेशन हो जाता है, या डिप्रेशन कितना होता है 1.62 केल्विन। बेंजीन का अगर जो है केएफ यहाँ पे मोलल आपका जो है उन्नयन अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक 4.9 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल दिया गया, तो विलयन के द्वितीयन होने पर संगुणन प्रतिशत बताइए। द्वितीयन होने का मतलब डाइमर बनना, यानी कि उनमें आपका क्या हो जाए एसोसिएशन हो जाए कि 2 अणु आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल्स बना लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में हम अणुभार निकालते हैं कि परिकलित करने पर कितना आता है। तो दिए गए के अनुसार M2 बराबर आपने देखा ही है कि M2 बराबर आपका क्या होता है के होता यहाँ पे के एफ इंटू आपका W2 इंटू 1000 अपान आपका जो है W1 मल्टीप्लाई आपका कितना होता है के एफ के। तो यहाँ पे हमने इन सारी चीजों को रख लिया, कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने पर आपको कितना मिल गया 241.98 ग्राम प्रति मोल मिल गया। आपको कितना मिल गया 241.98 ग्राम प्रति मोल। अब चूंकि आपका क्या होता है कि आई बराबर आपने देखा सामान्य मूलक द्रव्यमान बटे असामान्य मूलक द्रव्यमान। तो सामान्य मूलक द्रव्यमान आपने कितना लिया था, सामान्य मूलक द्रव्यमान जब हम बेंजोइक एसिड का निकालेंगे तो 122, और असामान्य मूलक द्रव्यमान कितना मिल गया आपको 241। तो 241 का जब भाग करेंगे तो ये आ गया आपका 0.504, ये आपको मिल गया 1/2 फैक्टर आई। अब आई से साम्य अवस्था पर आपके क्या होते हैं, साम्य अवस्था पे 1 - x प्लस x2 इक्वल टू 1 - x2, तो आपका क्या हो गया x2 बराबर, यानी कि अब यहाँ पे आपके क्या हो गया कि x2 बराबर 1 माइनस इतना, तो x2 बराबर आपका एक में से घटाएंगे तो इतना, तो x बराबर आपका क्या हो जाए तिरछे तिरछे गुणा हो गया,